जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक ने 1870 के दशक में मध्य भारत में एक कपड़ा मिल से शुरुआत की थी। उनकी दृष्टि ने भारत में इस्पात और बिजली उद्योगों को प्रेरित किया, तकनीकी शिक्षा की नींव रखी और देश को औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में छलांग लगाने में मदद की। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक उद्यमी ही नहीं थे, जिन्होंने भारत को औद्योगिकृत राष्ट्रों की लीग में जगह दिलाने में मदद की। वो एक देशभक्त और मानवतावादी थे जिनके आदर्शों और दृष्टि ने एक असाधारण व्यापारिक समूह को आकार दिया। जमशेदजी के उद्योगपति एक अग्रणी और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनके पास औपनिवेशिक भारत के मूल निवासियों में पहले या बाद में कभी नहीं देखी गई उद्यमी साहसिक और कौशल की भावना थी। उनमें राष्ट्रवादी का अटूट विश्वास था कि उनकी व्यावसायिक सफलता का फल उस देश को समृद्ध करेगा जिसकी वह गहराई से परवाह करते हैं। ये विशेषताएं अपने आप में उन्हें एक असाधारण व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन जिस चीज ने जमशेदजी को वास्तव में अद्वितीय बना दिया, वह गुण जो उन्हें आधुनिक भारत के महानतम सपूतों के देवताओं में स्थान देता है, वह उनकी मानवीयता थी। ये वह विशेषता है जिससे जमशेदजी के दिल की उदारता और दमनकारी विदेशी कब्जे और अत्यधिक गरीबी की दोहरी वास्तविकताओं के तहत काम करने वाले नागरिकों के लिए उनकी करुणा उत्पन्न हुई। जमशेदजी के गुजर जाने के बाद टाटा समूह ने जो विशिष्ट संरचना अपनाई, उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक विकास पहलों में पैसा लगाने के लिए समर्पित ट्रस्टों के पास था, जिसे संस्थापक के व्यवसाय के दर्शन में निहित सहानुभूति के लिए सीधे खोजा जा सकता है। 0 सेकंड 2 मिनट 2 सेकंड। अस्थायी शुरुआत। जमशेदजी के बचपन की कोई भी बात यह नहीं बताती थी कि वे अपना भाग्य खुद बनाएंगे। 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में जन्मे, वे पारसी पुजारियों के परिवार के वंशज नुसरवानजी टाटा के पहले बच्चे और इकलौते बेटे थे। टाटा की कई पीढ़ियां पुरोहिताई में शामिल हो गई थीं, लेकिन उद्यमी नुसरवानजी ने सांचे को तोड़ा, व्यवसाय में हाथ आजमाने वाले परिवार के पहले सदस्य बने। नवसारी में पले बड़े जमशेदजी 14 साल की उम्र में बॉम्बे में अपने पिता के पास चले गए। नुसरवानजी ने उन्हें अल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला दिलाया, जहां से वे 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में उत्तीर्ण हुए, जो आज के स्नातक के समकक्ष है। उन्होंने जो उदार शिक्षा प्राप्त की, वह जमशेदजी में शिक्षाविदों के लिए आजीवन प्रशंसा और पढ़ने के प्यार को बढ़ावा देगी। हालांकि वे जुनून जल्द ही पीछे हट जाएंगे, जिसे जमशेदजी ने जल्दी ही समझ लिया था कि यह जीवन की सच्ची पुकार है, व्यवसाय। उपमहाद्वीप में व्यापार करने वाली अस्थिर दुनिया में एक युवा मूल निवासी के लिए अपना पहला अस्थायी कदम उठाने का ये बहुत ही उपयुक्त समय था। जे.आर.डी. टाटा के शब्दों में, जमशेदजी का उद्यमशीलता करियर तब शुरू हुआ जब औपनिवेशिक शासन द्वारा उत्पन्न निष्क्रिय निराशा अपने चरम पर थी। 1857 का भारतीय विद्रोह 2 साल पहले था, जब जमशेदजी उस छोटी फर्म में शामिल हो गए थे जिसे उनके पिता, एक व्यापारी और बैंकर, चलाते थे। वह अभी 20 साल का हुआ था। 1868 में 29 वर्ष की आयु में और अपने पिता के साथ 9 साल काम करने के अनुभव के लिए समझदार, जमशेदजी ने 21,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापारिक कंपनी शुरू की। इंग्लैंड में उनका पहला अभियान जल्द ही हुआ, जहां उन्होंने कपड़ा व्यवसाय के बारे में सीखा। उन्हें विश्वास था कि भारतीय कंपनियों के लिए कपड़ा उद्योग के प्रचलित ब्रिटिश प्रभुत्व में सेंध लगाने की जबरदस्त गुंजाइश थी। जमशेदजी ने 1869 में वस्त्र उद्योग में कदम रखा। उन्होंने बंबई के औद्योगिक केंद्र चिंचपोकली में एक जीर्ण शीर्ण और दिवालिया तेल मिल का अधिग्रहण किया, संपत्ति का नाम अलेक्जेंड्रा मिल रखा और इसे एक सूती मिल में बदल दिया। 2 साल बाद जमशेदजी ने एक स्थानीय कपास व्यापारी को महत्वपूर्ण लाभ के लिए मिल बेच दी। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की एक विस्तारित यात्रा की और लंकाशायर कपास व्यापार का एक विस्तृत अध्ययन किया। जमशेदजी ने इस प्रवास के दौरान लोगों, मशीनरी और उत्पादन की गुणवत्ता को देखा जो प्रभावशाली था, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह कहानी को अपने देश में दोहरा सकते हैं। जमशेदजी का मानना था कि वे एक ऐसे खेल में औपनिवेशिक आकाओं का मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने फायदे के लिए धांधली की थी। द मिल्स ऑफ चेंज। उस समय की प्रचलित रूढ़िवादिता ने निर्धारित किया कि बॉम्बे नई परियोजना स्थापित करने का स्थान था, लेकिन जमशेदजी की प्रतिभा ने उन्हें अन्यथा बताया। उसने सोचा कि वह अपनी सफलता की संभावना को अधिकतम कर सकता है यदि वह अपनी योजनाओं में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करता है: कपास उगाने वाले क्षेत्रों से निकटता, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच और पानी और ईंधन की भरपूर आपूर्ति। महाराष्ट्र के कपास देश के मध्य में स्थित नागपुर ने इन सभी शर्तों को पूरा किया। 1874 में जमशेदजी ने 1.5 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक नया उद्यम, सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की थी।
3 साल बाद उनका उद्यम अपनी नियति को साकार करने के लिए तैयार था। 1 जनवरी 1877 को, जिस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया, नागपुर में एम्प्रेस मिल्स अस्तित्व में आया। 37 साल की उम्र में जमशेदजी ने अपनी पहली शानदार यात्रा शुरू की थी। एम्प्रेस मिल्स में ही जमशेदजी ने श्रमिक कल्याण पहल की शुरुआत की थी, जो उस समय अनसुनी थी। एम्प्रेस मिल्स की स्थापना के बाद की अवधि जमशेदजी के व्यस्त जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी। देखने में ये सबसे मार्मिक भी था। लगभग 1880 से 1904 में उनकी मृत्यु तक जमशेदजी अपने जीवन के 3 महान विचारों से भस्म हो गए थे: एक लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना, जलविद्युत शक्ति का उत्पादन और एक विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाना जो भारतीयों को शिक्षा प्रदान करे। विज्ञान। जमशेदजी के जीवित रहते इनमें से कोई भी साकार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बीज बोए, जो कार्य उन्होंने किए और अपने सपनों की इस त्रिमूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने जो इच्छाशक्ति दिखाए, उससे ये सुनिश्चित हो गया कि उन्हें शानदार अभिव्यक्ति मिलेगी। मैन ऑफ स्टील। लोहा और इस्पात का विचार तब सामने आया जब अपनी कपड़ा मिल के लिए नई मशीनरी की जांच के लिए मैनचेस्टर की यात्रा पर जमशेदजी ने थॉमस कार्लाइल के एक व्याख्यान में भाग लिया। 1880 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक स्टील प्लांट बनाने के लिए अपना दिल लगा लिया था, जिसकी तुलना दुनिया में अपनी तरह के सबसे अच्छे से की जाएगी। यह एक विराट कार्य था। जिस औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन और अन्य देशों को बदल दिया था, उसने कुल मिलाकर भारत को दरकिनार कर दिया था। दकियानूसी सरकारी नीतियां बमुश्किल सुलभ क्षेत्रों में पूर्वेक्षण की जटिलताओं और सरासर दुर्भाग्य ने मामले को और बदतर बना दिया। जमशेदजी ने पाया कि उनके जीवनी लेखक फ्रैंक हैरिस ने उन जिज्ञासु बाधाओं को कहा जो पूर्व को आधुनिक बनाने का प्रयास करने वाले अग्रदूतों के कदमों को कुत्ते कहते हैं। इस्पात परियोजना में किए गए दर्दनाक मोड़ एक कम आदमी को पराजित कर सकते थे, लेकिन जमशेदजी इस उद्यम को फलीभूत होते देखने के अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहे। रास्ते में उन्हें ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के चीफ कमिश्नर सर फ्रेडरिक उपकॉट जैसे लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने स्टील रेल के हर पाउंड को खाने टाटा को बनाने में सफल होने का वादा किया था। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 1912 में जब सर फ्रेडरिक प्लांट की उत्पादन लाइन से स्टील की पहली पिन निकली थी, तब वह कहाँ थे। जमशेदजी को तब तक मरे 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा उतनी ही थी जितनी कि उनके बेटे दोराब और चचेरे भाई आर.डी. टाटा, जिन्होंने असंभव लगने वाले को साकार कर दिया। जमशेदजी ने जिन ईंट पत्थर के प्रयासों की योजना बनाए और उन्हें क्रियान्वित किया, वे एक बड़े विचार का एक हिस्सा थे। वह भविष्य के कितने महान व्यक्ति थे, इसका अंदाजा उनके कार्यकर्ताओं और उनके कल्याण के बारे में उनके विचारों से लगाया जा सकता है। जमशेदजी ने पश्चिम में वैधानिक बनने से बहुत पहले अपने लोगों को कम काम के घंटे, अच्छी तरह हवादार कार्यस्थल, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की पेशकश की थी। उन्होंने 1902 में दोराब टाटा को लिखे एक पत्र में स्टील प्लांट में श्रमिकों के लिए एक टाउनशिप की अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया था, यहाँ तक कि उद्यम के लिए एक साइट तय होने से 5 साल पहले। पत्र में कहा गया है, छायादार पेड़ों के साथ चौड़ी सड़कें लगाना सुनिश्चित करें, हर दूसरे में तेजी से बढ़ने वाली विविधता हो। सुनिश्चित करें कि लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह है। फुटबॉल, हॉकी और पार्कों के लिए बड़े क्षेत्रों को आरक्षित करें। हिंदू मंदिरों, मुस्लिम मस्जिदों और ईसाई चर्चों के लिए क्षेत्र निर्धारित करें। यह उचित ही था कि इस उत्कृष्ट दृष्टि से उत्पन्न शहर को जमशेदपुर कहा जाने लगा। शानदार दिमाग का पोषण। जमशेदजी के परोपकारी सिद्धांत इस विश्वास में निहित थे कि भारत को गरीबी से बाहर निकलने के लिए इसके बेहतरीन दिमागों का उपयोग करना होगा। चैरिटी और हैंडआउट उनके तरीके नहीं थे, इसलिए उन्होंने 1892 में जे.एन. टाटा एंडोमेंट की स्थापना की। इसने भारतीय छात्रों को जाति या पंथ की परवाह किए बिना इंग्लैंड में उच्च अध्ययन करने में सक्षम बनाया। ये शुरुआत टाटा छात्रवृत्ति में फली फूली, जो इस हद तक फली फूली कि 1924 तक कुलीन भारतीय सिविल सेवा में आने वाले प्रत्येक 5 भारतीयों में से 2 टाटा विद्वान थे। भारतीय विज्ञान संस्थान बनाने का उद्देश्य उसी स्रोत से आया था, लेकिन यहाँ स्टील प्लांट की तरह जमशेदजी को अपने जीवनकाल में कोई ठोस प्रतिफल प्राप्त किए बिना कई वर्षों तक नाराजगी झेलनी पड़ी। जमशेदजी ने संस्थान की स्थापना के लिए अपने व्यक्तिगत भाग्य से 30 लाख रुपये देने का संकल्प लिया, इसे जिस आकार में लेना चाहिए उसका एक खाका तैयार किया और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए वायसराय लॉर्ड कर्जन, स्वामी विवेकानंद से सभी का समर्थन मांगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार के समर्थन में 1899 में लिखा, मुझे नहीं पता कि कोई भी परियोजना एक बार में इतनी उपयुक्त और अब तक अपने लाभकारी प्रभावों तक पहुंचने के लिए भारत में कभी भी लूटी गई है।
ये योजना महत्वपूर्ण बिंदु को समझती है, दृष्टि की स्पष्टता और पकड़ की जकड़न के साथ हमारे राष्ट्रीय कल्याण में कमजोरी, जिसकी महारत केवल उस उपहार की उदारता के बराबर है जो जनता को दी जा रही है। इसके और इसी तरह के समर्थन के बावजूद 1911 में बेंगलुरु में शानदार भारतीय विज्ञान संस्थान के काम करने में 12 साल और लगेंगे। एक गर्वित चिन्ह। जल विद्युत परियोजना को कम बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह भी जमशेदजी के जीवित रहते पूरा नहीं हो सका। फ्रैंक हैरिस ने अपनी जीवनी में इसे संक्षेप में लिखा है, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका काम उनके बाद इस तरह जीवित रहा कि गर्भधारण और परिपक्वता के बीच एक विभाजन रेखा खींचना लगभग असंभव है। उनकी स्मृति को दी गई श्रद्धांजलि हमेशा दर्शाती है मृतकों के प्रभाव ने जीवितों के कर्मों को कितना मजबूत और प्रेरित किया है। जमशेदजी के जीवित रहने के दौरान किए गए उपक्रमों में से बंबई में ताजमहल होटल को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किंवदंती है कि जमशेदजी ने एक भारतीय होने के कारण शहर के एक होटल में प्रवेश से वंचित होने के बाद इसे बनाने का मन बनाया। उनके बेटे, दोस्त और व्यापारिक सहयोगी शंकालू थे। उसकी बहनों ने उसे झिड़कते हुए पूछा, क्या तुम सच में भतर खाना खाने का घर बनाने जा रहे हो? ताज उससे कुछ अधिक कट्टर निकला। 1903 में इसके पूरा होने तक इसकी लागत 4.21 करोड़ रुपए हो चुकी थी। विलासिता में डूबा हुआ, ये बंबई में बिजली का उपयोग करने वाली पहली इमारत थी और देश का पहला होटल था जहां अमेरिकी पंखे, जर्मन लिफ्ट, तुर्की स्नानघर, अंग्रेजी बटलर और अन्य बहुत सारे अभिनव सुख थे। राजसी ताजमहल पैलेस एकमात्र उद्यम था जिसने जमशेदजी के जीवनकाल में फल दिया। जमशेदजी की व्यावसायिक सफलताओं ने जुनून और प्रतिबद्धताओं के वर्गीकरण को ढक दिया, जिसे उन्होंने एक आकर्षक जीवन में आगे बढ़ाया और पोषित किया। बंबई के लिए, यात्रा के लिए और सबसे बढ़कर नए विचारों के लिए उनके मन में स्थायी प्रेम था। 1904 में जर्मनी में उनकी मृत्यु तक लगातार ज्ञान की खोज करने वाला और उपलब्धियों की सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस करने वाला उनका दिमाग था। निबंधकार लुईस एच लापहम पुरुष इसे एक उपकरण के रूप में नियोजित कर सकते हैं, या वे इसके चारों ओर नृत्य कर सकते हैं जैसे कि यह भगवान का अवतार हो। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने भारत और उसके लोगों को समृद्ध बनाने के लिए जो संपत्ति बनाई उसका इस्तेमाल किया। इन पंक्तियों को टाटा की निजी वेबसाइट tata.com से लिया गया है। इसका सारा श्रेय उन्हें ही जाता है।